गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी आप लोग को बताया है कि जर्नल को और भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जर्नल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले जर्नल में ही रिकॉर्ड होता है। और जर्नल में हम हर तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब ट्रांजैक्शंस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि हर तरह के ट्रांजैक्शन को जब आप जर्नल में रिकॉर्ड करने लगेंगे तो उस केस में अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को आपको फाइंड आउट करना है तो उसमें बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि जर्नल को कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे हेडिंग भी देखिए सभी स्टूडेंट्स की हेडिंग क्या लिखी हुई है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। दैट मीन्स अभी हम जर्नल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और अब हम जर्नल के कुछ पार्ट्स कर देंगे। जिस तरह से आप लोग जब स्कूल में होमवर्क मिलता है तो सबसे पहले उसको डायरी में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन बाद में आप डायरी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और रजिस्टर अलग अलग हम लोग अलग सब्जेक्ट्स के लिए बनाते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस तरह से जर्नल सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, उसी तरह से लेजर क्या करता है, ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करता है। लेजर क्या करता है, एक तरह के ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे लिखता है। लेकिन लेजर से पहले ही हम क्या करते हैं कि जर्नल में ही ट्रांजैक्शंस को हम कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर जर्नल में हम लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे तो बाद में उनको फाइंड आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो क्लासीफाइंग का कुछ पार्ट हम कोशिश करते हैं कि हम पहले से ही करके रख लें, जिससे कि आगे चल के लेजर बनाने में हमको ईजी हो, क्योंकि बिजनेस में ट्रांजैक्शंस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जर्नल के अब हम पार्ट्स डिस्कस करेंगे, और जिसमें से फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो होगा कैश बुक। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जर्नल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ मोर कन्वीनियंट to maintain a separate book of each such category of transactions. One to record cash transactions, one for purchase of goods, one for sale of goods. The book of this type is called book of original entry or book of primary entry. और इन सभी सब्सिडियरी बुक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्पेशल जर्नल्स हैं हमारे, उनको हम लोग सब्सिडियरी बुक्स भी कहते हैं। सब्सिडियरी का मतलब ये जर्नल के ही अंडर में आते हैं, तो दे आर सब्सिडियरी टू जर्नल। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल सिस्टम है, क्योंकि बिजनेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही जर्नल में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लें और बाद में फिर हम स्ट्रगल करेंगे कि बाद में ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जर्नल में किस तरह से हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जर्नल को हम लोग सबसे पहला पार्ट जो होता है जर्नल का, उसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक। तो सबसे पहले हम कैश बुक बनाएंगे। इससे पहले हम लोग एक चीज़ चलिए और डिस्कस कर लें कि पहले हम ट्रांजैक्शंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, और ट्रांजैक्शंस को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। ट्रांजैक्शंस को हम बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ट्रांजैक्शंस दो तरह के होंगे, कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या मेंटेन करेंगे, कैश बुक मेंटेन करेंगे। कैश बुक, बुक वर्ड हमेशा जर्नल के लिए यूज़ किया जाता है। जो क्विज़ आप लोगों ने अभी अटेंड किया था संडे को, उसमें भी आपने देखा कि एक क्वेश्चन आपको मिला था कि ट्रांजैक्शंस को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन था बुक। तो बुक करेक्ट आंसर था, क्योंकि जर्नल के लिए हम बुक वर्ड ही यूज़ करेंगे। अकाउंट वर्ड यूज़ होता है लेजर के लिए। तो अगर हम कह रहे हैं कैश बुक, दैट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नल, और अगर हम कहेंगे कैश अकाउंट तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेजर। तो बुक वर्ड कभी भी लेजर के लिए यूज़ नहीं होगा, बुक वर्ड हमेशा जर्नल के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है कैश बुक, तो इट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नल, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लेजर। तो कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, पहले तो हमने ट्रांजैक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। अब हमने सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पे लिख दिया, और कहाँ पे हमने उनको लिखा, हमने उनको कैश बुक में लिख दिया। तो सारे कैश ट्रांजैक्शंस तो अब आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। कैश ट्रांजैक्शंस का मतलब हो गया कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स बोथ। आप पैसा रिसीव कर रहे हैं या आप पैसा पे कर रहे हैं, दोनों ही केस में कैश इन्वॉल्व हो रहा है।
तो इसका मतलब आप इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि वाई इज़ अ कैश बुक प्रिपेयर्ड, तो हम कह सकते हैं कि कैश बुक इज़ प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। तो ये रिसीप्ट्स और पेमेंट दोनों रिकॉर्ड होता है। अब आते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं। जैसे कि पहली हमारी होती है परचेज बुक। परचेज बुक को आप क्यों मेंटेन कर रहे हैं? टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्योंकि अगर कैश परचेज होगी तो आप कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर लेंगे उसको। लेकिन अगर आप क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? फिर तो आप कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। फिर आप उसके लिए अलग से एक बुक बनाएंगे, परचेज बुक। उसके बाद सेल्स बुक आ जाएगी। तो सेल्स बुक किस लिए मेंटेन की जा रही है? टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। बिकॉज अगर गुड्स कैश में सेल हो रहे हैं तब तो आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके होंगे उसको, लेकिन अगर क्रेडिट में आपने सेल किया है तो फिर आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तो उसके लिए आप सेल्स बुक मेंटेन करते हो। उसके बाद हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर परचेज होगा तो परचेज रिटर्न भी हो सकता है, सेल्स होगा तो सेल्स रिटर्न भी हो सकता है। तो दो बुक हमारी और हो गई, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। तो अगर क्रेडिट परचेज रिटर्न है या क्रेडिट सेल्स रिटर्न है तो इसको आप परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे। अगर कैश में हो रहा है, इसका मतलब अगर आपने गुड्स वापस की और पैसा मिल गया आपको, तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। कस्टमर ने गुड्स वापस किए और आपने तुरंत पेमेंट कर दिया उसको, कस्टमर को पैसा वापस कर दिया, तो ये कैश बुक में आ जाएगा क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन क्रेडिट में अगर हो रहा है यही चीज़ तो उसके लिए आप परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं। तो इसका मतलब हमें 5 बुक्स पढ़नी है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ कैश बुक पे फोकस करेंगे। ये जो 4 अलग से लिखी हमने यहाँ पे 4 बुक्स और हैं, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे। तो सबसे पहले हम कैश ट्रांजैक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब अभी हम जर्नल चैप्टर को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जर्नल में हमेशा एंट्री होती है और लेजर में हमेशा पोस्टिंग होती है। सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जर्नल में एंट्री होगी, लेजर में पोस्टिंग होगी। तो अभी हम एंट्री पे ही फोकस कर रहे हैं। अभी हमने जर्नल का फॉर्मेट देख लिया। जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है? 5 कॉलम्स होते हैं जर्नल के फॉर्मेट में। इस तरह से 5 कॉलम बनते हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, 5 कॉलम्स होते हैं। लेकिन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस अगर आप इसी फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर लेंगे तो स्पेशली किसी ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, जर्नल को अब हमने अराउंड 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पार्ट्स और भी होते हैं पर आपके सिलेबस में सारे पार्ट्स नहीं हैं, तो हमने जर्नल को ही 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अभी अपनी स्टडीज़ के लिए हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पहला पार्ट हो गया कैश बुक, दूसरा हो गया परचेज बुक, नेक्स्ट हो गया सेल्स बुक, फिर हो गया परचेज रिटर्न बुक और फिर हो गया सेल्स रिटर्न बुक। तो ये 5 पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कैश बुक पे फोकस होगा, नेक्स्ट चैप्टर में बाकी बचे हुए 4 पार्ट्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए अब देखते हैं कैश बुक। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सब्सिडियरी बुक्स, जो भी हमने डिस्कस किया है वही लिखा हुआ है, सब्सिडियरी बुक्स और सब डिवीजन ऑफ जर्नल। तो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 देखिए लिखे हुए हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। और अगर किसी भी ट्रांजैक्शन को आप इन 5 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो उसके बाद तो फिर आपने जर्नल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप उसी में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये जो कॉलम्स हमने अभी बताए थे आपको, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, इसी को हम लोग जर्नल प्रॉपर बोलते हैं या जनरल जर्नल भी बोलते हैं। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन ऊपर लिखी हुई 5 बुक्स में नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता तो उसके बाद तो फिर जर्नल आपके पास ऑलरेडी है, इसी में आप उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जर्नल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जर्नल के अब हम पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं जो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 पे लिखे हुए हैं। तो ऐसा करने के क्या एडवांटेजेस हैं, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। इट मे बी नोटेड दैट इन ऑल द अबव केसेस द वर्ड जर्नल मे बी यूज्ड फॉर द वर्ड बुक। तो जब भी बुक वर्ड यूज़ किया जाता है तो हम जर्नल की बात कर रहे होते हैं। इसके एडवांटेज क्या होंगे? वर्क आपका डिवाइड हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। इट मीन्स हम एक स्पेशल पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो कैश बुक को मेंटेन करेगा, एक स्पेशल पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करेगा। तो हम वर्क को डिवाइड भी कर सकते हैं ईजिली और फिर उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है, टाइम सेव हो जाता है, इन्फॉर्मेशन हमको प्रॉपरली अवेलेबल हो जाती है। कैश ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप सिर्फ कैश बुक देखेंगे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और एरर्स को फाइंड आउट करने में हमको काफ़ी ईजी होता है। तो ये सारे एडवांटेज हैं।
सब कुछ एक ही जगह लिखा होगा तो फिर ऑब्वियस है कि उसको फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कैश बुक के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जर्नल में भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही होता है, तो ये जर्नल के ही पार्ट हैं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो यहाँ पे भी होगा। ये प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है, तो जर्नल ऑब्वियस सी बात है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, तो जर्नल के सारे पार्ट भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही होंगे। और ये कैश और बैंक दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेता है। तो कैश बुक का मतलब बैंक बुक भी होता है, क्योंकि कैश बुक में कैश कॉलम को भी हम लोग बना लेते हैं और बैंक कॉलम को भी बना लेते हैं। तो कैश बुक के क्या फीचर्स हैं? ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, कैश एंड चेक रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो ये सब तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब हम फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। और इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश। ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली एंड इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर। तो ये एक बहुत ही स्पेशल चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसीलिए कैश बुक को कई बार जर्नलाइज्ड लेजर भी बोल दिया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए कि विच बुक इज़ पॉपुलरली नोन एज अ जर्नलाइज्ड लेजर एंड वाई। तो कैश बुक को हम जर्नलाइज्ड लेजर भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप कैश बुक बना रहे हैं तो आपको लेजर में कैश अकाउंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो कैश बुक आपका कैश अकाउंट का काम भी कर देता है, तो ये जर्नल का काम भी करता है और लेजर का काम भी करता है, इसीलिए इसे हम लोग जर्नलाइज्ड लेजर भी कह देते हैं। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये सब्सिडियरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। सब्सिडियरी बुक कौन सी होती है? जर्नल। और प्रिंसिपल बुक कौन सी होती है? लेजर। तो कैश बुक आपका जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है। तो सब्सिडियरी बुक भी है और ये प्रिंसिपल बुक भी है। तो लेजर प्रिंसिपल बुक होती है हमेशा और जर्नल हमेशा ओरिजिनल बुक होती है। तो ये सब हमने डिस्कस अब कर लिया है, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ कैश बुक। तो ये सब आप लोग बुक में भी एक बार डिस्कस मतलब रीड कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जा सकता है कि कितने तरह के कैश बुक बनते हैं। तो सिंगल कॉलम कैश बुक बन सकता है, डबल कॉलम बन सकता है, ट्रिपल कॉलम बन सकता है, और एक कैश बुक हम लोग और डिस्कस करेंगे, पेटी कैश बुक। तो 4 तरह के कैश बुक बनते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। तो अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपने पढ़ लिया है तो आपका सिंगल और डबल कॉलम तो अपने आप कंप्लीट हो गया, और पेटी कैश बुक एक अलग कंसेप्ट है, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। तो 4 तरह के कैश बुक हो गए। तो सिंगल कॉलम कैश बुक, कैश बुक चैप्टर को समझना बहुत ईजी होगा, इसका फॉर्मेट भी बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट फॉर्मेट नहीं है। और अगर आपने इस कंसेप्ट को, इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ लिया तो लेजर को करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमको, क्योंकि कैश बुक का फॉर्मेट और जो आगे चल के लेजर हम लोग करेंगे, जब जर्नल कंप्लीट हो जाएगा तो लेजर टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो लेजर का फॉर्मेट भी एग्जैक्टली सेम होता है जैसा कैश बुक का फॉर्मेट होता है। तो जिस तरह से अभी हम लोग कैश बुक का फॉर्मेट करेंगे, सेम तरह से हम लोग लेजर का फॉर्मेट भी करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस फॉर्मेट को देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। कैश बुक का फॉर्मेट हमेशा टी शेप में होता है। देयर इज़ अ लेटर टी इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो टी शेप का एडवांटेज ये होता है कि इसके 2 साइड होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो कैश बुक में भी देखिए टी शेप बना हुआ है, यहाँ पे ये टी शेप है। यहाँ से आपका कैश बुक लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड हो रहा है। लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं, राइट साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। ऊपर हेडिंग पड़ जाती है कैश बुक, तो ऊपर आपने हेडिंग लिख दिया कैश बुक, बीच में ये लाइन ड्रॉ हो रही है, ये थोड़ा थिक है लाइन। लेफ्ट साइड में देखिए 5 कॉलम्स हैं, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट, और यहाँ पे भी डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। तो 5 कॉलम्स होते हैं बोथ साइड्स पे। तो डेबिट साइड में भी 5 कॉलम्स और क्रेडिट साइड में भी 5 कॉलम्स। सेम फॉर्मेट होता है लेजर का। तो लेजर में सिर्फ आप वाउचर नंबर कॉलम नहीं बनाएंगे, बाकी लेजर में भी 4 कॉलम्स लेफ्ट साइड पे होंगे, 4 कॉलम्स राइट हैंड साइड पे होंगे। तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट होता है, टी शेप होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टी शेप्ड अकाउंटिंग। तो अब सिंगल कॉलम कैश बुक हमको कैसे बनानी है, इसका एक इलस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, और बहुत ध्यान से सभी स्टूडेंट्स इसको देखेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग है कैश बुक की। अगर हमने ये स्टार्टिंग का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ लिया तो पूरे चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इवन लेजर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेजर टॉपिक हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा अगर हमने कैश बुक का जो डिस्कशन है इसको अच्छे से क्लियर कर लिया, अच्छे से समझ लिया। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंपल कैश बुक ऑफ रीमा। तो सबसे पहले तो आपने सॉल्यूशन में फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया, इन द बुक्स ऑफ रीमा कैश बुक।
और टी शेप में आपने बना लिया, ये देखिए टी शेप, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। वाउचर नंबर कॉलम आप हटा भी सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में वाउचर नंबर दिया नहीं है, तो आप उसको नहीं भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा। अब 2020 हमारा ईयर है, तो दोनों तरफ डेट में हमने 2020 तो पहले ही लिख दिया क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा बार बार। अब देखिए पहला ट्रांजैक्शन आपको क्या दिया हुआ है। पहला ट्रांजैक्शन दिया हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अभी हम क्या बना रहे हैं, अभी हम कैश बुक बना रहे हैं। तो इस एंट्री में देखिए कैश डेबिट हुआ है, तो अगर कैश डेबिट हुआ है तो आप कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, जो क्रेडिट में लिखा है वो लिखेंगे, टू कैपिटल। ये देखिए जनवरी 1 टू कैपिटल, और कितना अमाउंट लिखना है, 1 लाख रुपीज़। तो जर्नल एंट्री आपको सही से आनी चाहिए। जर्नल एंट्री अगर सही से नहीं आती है तो लेजर भी नहीं हो पाएगा, जर्नल तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो पहला जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, कम टू द डेबिट एंड राइट द क्रेडिट। तो ये देखिए टू कैपिटल। तो बस इस कंसेप्ट को याद रखना है कि अकाउंट इज डेबिटेड, कम टू द डेबिट एंड राइट द क्रेडिट। तो इस समय हम कैश बुक बना रहे हैं, तो एंट्री में हमें ध्यान किस अकाउंट पे देना है, कैश अकाउंट पे। तो कैश बुक बन रही है तो कैश अकाउंट पे ध्यान दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कम टू द डेबिट एंड राइट द क्रेडिट। टू कैपिटल लिख दिया हमने, 1 लाख रुपए लिख दिया। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कैश बुक के 2 साइड होते हैं। कैश बुक का जो डेबिट साइड है वो रिसीप्ट साइड होता है, और कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है वो पेमेंट साइड होता है। इसका मतलब अगर कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट साइड में एंट्री होगी, और कैश का पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। तो ये रिसीप्ट और पेमेंट को डिसाइड करना भी बहुत ईजी होता है। अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस से पैसा वापस बाहर नहीं जा रहा है, तो ये काफ़ी ईजी होगा हमारे लिए डिसाइड करना कि एक ट्रांजैक्शन को हमने पढ़ा और हमने ये डिसाइड किया कि पैसा आया है या पैसा बिजनेस से गया है। तो रिसीव हुआ है कैश या पे हुआ है कैश, ये भी डिसाइड करना आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। तो अगर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट हुआ है तो इट मीन्स कैश हैज़ इंक्रीज्ड, बिजनेस इज रिसीविंग कैश, बिजनेस इज नॉट पेइंग कैश टू एनीवन। तो बिजनेस की अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, बिजनेस मैन की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। तो बिजनेस में तो पैसा रिसीव हुआ तो आपने रिसीप्ट साइड एंट्री किया, और अगर कोई पेमेंट आप करेंगे तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। तो जहाँ पे ये पर्टिकुलर लिखा हुआ है, जहाँ पे ये पर्टिकुलर लिखा है वहाँ पे आप पेमेंट और रिसीप्ट भी लिख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर को यहाँ से आपने हटा दिया और यहाँ लिख दिया रिसीप्ट, और इसको भी हटा दिया, यहाँ पे लिख दिया पेमेंट। तो ये भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो डेबिट साइड आपको याद होना चाहिए कि डेबिट साइड रिसीप्ट साइड होता है और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता है। तो अभी पैसा इन्वेस्ट हुआ था तो जर्नल एंट्री के थ्रू भी हमने इसको देख लिया, और हमने रिसीप्ट और पेमेंट के थ्रू भी देख लिया। तो जर्नल एंट्री कैश डेबिट टू कैपिटल थी, तो कैश इज डेबिट, कम टू द डेबिट एंड राइट द क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओपन द बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 50,000। बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया गया है। तो अभी तो हम सिंपल कैश बुक बना रहे हैं। सिंपल कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बैंक ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि जो बैंक में जो चेंज आया है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप, कैश में जो चेंज आया है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। तो अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो कैश आपका कम हो जाता है और बैंक आपका इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो राइट नाउ कैश इज क्रेडिट, कम टू द क्रेडिट एंड राइट द डेबिट। तो क्रेडिट में जब आप कुछ भी लिखते हैं तो आप बाय वर्ड का यूज़ करते हैं, और डेबिट में क्या लिखा हुआ था, बैंक, तो आपने यहाँ लिख दिया बाय बैंक, और अमाउंट आप लिख देंगे 50,000 रुपीज़। तो कैश में जो चेंज आया है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन बैंक का चेंज अभी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक ही कॉलम है अमाउंट का सिंगल कॉलम है, इसीलिए हम इसको सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। क्योंकि डेबिट साइड में भी एक ही कॉलम है और क्रेडिट साइड में भी एक ही कॉलम है। हम 2 कॉलम भी बना सकते थे, एक कॉलम बैंक का हो सकता है, एक कॉलम कैश का भी हो सकता है, तो वो डबल कॉलम कैश बुक हो जाती है। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ कैश में जो चेंज आया है उसको रिकॉर्ड करिए। तो कैश में क्या चेंज आया है, कैश तो कम हो गया, इसका मतलब पे हो गया। तो ये है पेमेंट साइड और ये है रिसीप्ट साइड। तो कैश रिसीव तो नहीं हुआ है बल्कि कैश कम हो गया आपके पास से, तो कैश पे हो गया, और कैश कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। तो एंट्री क्या हो गई, बैंक डेबिट टू कैश। तो कैश इज क्रेडिट, कम टू द क्रेडिट
एंड राइट द डेबिट। तो डेबिट में क्या लिखा हुआ है? बैंक। तो बैंक लिखने से पहले आप बाय लगा देंगे, क्योंकि डेबिट में टू लिखा जाता है और क्रेडिट में बाय लिखा जाता है। तो ये हो गई सेकेंड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। तो अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तो पेमेंट ही करेंगे, तो इसका मतलब पेमेंट साइड आएगा। और इसकी एंट्री भी देख लेते हैं। इसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि अगर आपने कैश में गुड्स परचेज किए हैं तो एंट्री यही होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश इज क्रेडिट, कम टू द क्रेडिट एंड राइट द डेबिट। तो परचेज हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन उसके पहले बाय लिख देंगे और उसके बाद अमाउंट लिख देंगे 20,000 रुपये। तो ये देखिए अमाउंट भी लिखा हुआ है 20,000 रुपये। और ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि जब गुड्स परचेज होता है तो कैश का पेमेंट ही करना पड़ेगा आपको, तो पेमेंट करना पड़ेगा तो पेमेंट साइड लिखना पड़ेगा। तो पेमेंट साइड लिखना पड़ेगा तो क्रेडिट साइड तो श्योर हो गया, और लिखना क्या होगा? परचेज, क्योंकि गुड्स परचेज हो रहा है। तो ऐसे भी हम लोग इसको सही आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू राम। गुड्स अगर सेल हो रहे हैं तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि पैसा रिसीव हो रहा होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड फ्रॉम राम। तो दोनों ही केसेस में हमको पैसा रिसीव हो रहा है, लेकिन जब नेक्स्ट जनवरी 5 को आपने पढ़ लिया कि जनवरी 5 को पैसा रिसीव हो रहा है, तो जनवरी 3 को तो ऑब्वियस सी बात है पैसा रिसीव नहीं हुआ होगा। तो इसका मतलब जनवरी 3 को हमने सिर्फ गुड्स सेल किए थे, तो इट वॉज अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, दैट इज वाई वी आर रिसीविंग द मनी ऑन 5th। राम आपको 2 बार तो पेमेंट नहीं करने वाला, तो उसने 3rd को गुड्स आपसे परचेज किए। तो एंट्री हो गई राम डेबिट टू सेल्स, क्योंकि आपने गुड्स सेल किए, पैसा आपको बाद में रिसीव हुआ है, जनवरी 5 को रिसीव हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 3 तारीख को आपने गुड्स सेल किए हैं सिर्फ। तो या इस पूरी एंट्री में देखिए कैश तो कहीं दिख ही नहीं रहा आपको, कैश में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, रिसीव भी नहीं हुआ, पे भी नहीं हुआ। तो इस एंट्री को हम नहीं लिखेंगे कैश बुक में, ये कहीं नहीं जाएगी, बिकॉज इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसको कहाँ लिखा जाएगा? सेल्स बुक में लिखा जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि सेल्स बुक क्यों बनता है। सेल्स बुक बनता है टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, सो इट इज़ अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, इट इज़ नॉट अ कैश सेल। तो इसकी एंट्री हम सेल्स बुक में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, तो इसको हमने हटा दिया। लेकिन जब राम आपको पैसा देगा 2 दिन बाद, तो उसकी एंट्री आप करेंगे। तो 5 तारीख को वो आपको पेमेंट कर रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम राम। रिसीव्ड है तो रिसीव्ड साइड आएगा, और किससे पैसा मिला आपको? राम से मिला, तो अब राम लिख दीजिए। 3,000 रुपये रिसीव हुआ है आपको, 3,000 रुपये। इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो कैश अकाउंट डेबिट कम टू द डेबिट एंड राइट द क्रेडिट टू राम। तो देखिए डेबिट में टू राम लिखा हुआ है, तो इस तरह से इसकी भी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है पेड रेंट। तो पेड है तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि पेमेंट साइड आएगा, ये देखिए लिखा हुआ है बाय रेंट। उसके बाद लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो इस बार हमने गुड्स सेल किए और पैसा मिल गया, तो रिसीप्ट साइड ही आना चाहिए। तो अब तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये देखिए टू सेल्स लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश अकाउंट इज डेबिट, कम टू द डेबिट एंड राइट द क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या है? टू सेल्स, तो हमने टू सेल्स लिख दिया। नेक्स्ट है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा हमने निकाल लिया, तो क्या होगा? कैश इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा मतलब कैश रिसीव हो रहा है, तो डेबिट में लिखिए। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी एंट्री ये होती है, कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट इज डेबिट, कम टू द डेबिट एंड राइट द क्रेडिट टू बैंक। ये देखिए टू बैंक लिखा हुआ है, 7,000 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज्ड फर्नीचर इन कैश फ्रॉम अ ट्रेडर। तो परचेज्ड फर्नीचर इन कैश, तो अगर आप कुछ भी कैश में परचेज कर रहे हैं, इट मीन्स कैश पेमेंट हो रहा है। तो पेमेंट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा। और क्या परचेज किया हमने? फर्नीचर। तो फर्नीचर असेट होता है, तो फर्नीचर का नाम लिखेंगे हम। उसके बाद सैलरी पे किया हमने, तो फिर से पेमेंट साइड आ जाएगा, बाय सैलरी, ये देखिए लिखा हुआ है। अमाउंट भी क्वेश्चन से ही कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से सारे ट्रांजैक्शंस आपने लिख दिए। तो डेबिट में आपने कौन कौन से ट्रांजैक्शन लिख दिए? डेबिट में भी हम सारे ट्रांजैक्शंस को अब लिख चुके हैं। तो इसकी अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। देखिए डेबिट में आपने ये 4 ट्रांजैक्शंस लिखे, 1 2 3 एंड 4। और क्रेडिट में आपने 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शंस हमने क्रेडिट में लिखे। इसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग करने का क्या मतलब होता है कि दोनों साइड्स का टोटल कर लीजिए, और जिस साइड कम आ रहा हो उस साइड बैलेंस निकाल के लिख दिया जाता है। तो डेबिट साइड का टोटल हमने किया, आ गया 1,20,000। क्रेडिट साइड का टोटल किया तो आ रहा है 94,000।
क्रेडिट साइड का अगर आप टोटल करेंगे तो 94 ही आएगा। करके देख भी लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 50 लिखा हुआ है, फिर 20,000 लिखा हुआ है, तो 50 और 20 कितना हो गया, 70 हो गया। फिर 4 लिखा हुआ है तो 74 हो गया। उसके बाद 15 और 5 लिखा हुआ है, 15 और 5 कितना होता है, 20, तो 74 में 20 आप ऐड कर दें तो 94 हो जाता है। तो डेबिट में 120 है टोटल और क्रेडिट में 94 है। तो जिस तरफ कम आता है उस तरफ हम बैलेंस निकाल के लिख देते हैं। तो 120 में 94 अगर आप माइनस कर दें तो 26 आपका बैलेंस आ जाएगा। इसको आप लिख देंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कैश बुक का जो कैश कॉलम होता है, तो ये तो इस समय कैश कॉलम है, तो कैश बुक का जो कैश कॉलम होता है उसका बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव का मतलब है जो डेबिट साइड का टोटल है वो क्रेडिट साइड से कम नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि जितना कैश आपके पास है आप उससे ज़्यादा का पेमेंट कभी नहीं कर सकते। बराबर का पेमेंट कर सकते हैं, उससे कम का पेमेंट कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा का पेमेंट आप कभी नहीं कर सकते। तो रिसीव हुआ है हमको 120 और पे किया है हमने सिर्फ 94, तो किधर कम है, क्रेडिट में कम है, तो हम बराबर करते हैं, दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 26 और ऐड कर दें तो ये 120 हो जाता है। तो इसलिए बैलेंसिंग का मतलब है कि दोनों तरफ टोटल सेम होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ भी टोटल 120 आ गया हमारा और यहाँ भी टोटल 120 आ गया। तो पूरा हमारा मंथ का जो ट्रांजैक्शंस था वो कंप्लीट भी हो गया और हमने बैलेंसिंग भी कर ली। ठीक इसी तरह से हम लेजर को भी बनाएंगे आगे चल के, और लेजर की बैलेंसिंग भी बिल्कुल इसी तरह से होगी। तो इसको पहले आपको समझना है बहुत अच्छे से, जिससे कि लेजर में भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप कैश बुक सभी को आज ये पहला इलस्ट्रेशन क्लियर हो गया होगा। और इस तरह से जो फॉर्मेट है टी शेप में बनता है। डेबिट साइड रिसीप्ट साइड होता है, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता है। कभी भी क्रेडिट साइड आपका ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि पेमेंट आप ज़्यादा नहीं कर सकते। और एक और चीज़, ये जो क्रेडिट में आपका बैलेंस आया है इसको आप बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो बैलेंस तो क्रेडिट में आया पर आप बोलेंगे डेबिट बैलेंस, क्योंकि साइड कौन सा ज़्यादा था, तो जो साइड ज़्यादा होता है साइन उसी का लगता है। तो डेबिट साइड 120 था और क्रेडिट सिर्फ 94 था, तो डेबिट साइन का ही नाम लिया जाएगा। तो इस बैलेंस को आप बोलेंगे डेबिट बैलेंस। और जब नेक्स्ट मंथ हमारा शुरू होता है तो इसी बैलेंस को देखिए नीचे उतार के लिख देते हैं 1 फेब को। तो जनवरी मंथ तो हमारा ओवर हो गया। अब जब फेब शुरू होगा तो सबसे पहले पुराने बैलेंस को नीचे उतारा जाएगा। ये देखिए 26 को पहले हमने नीचे उतारा और देखिए डेबिट साइड उतारा है। तो CD का मतलब कैरीड डाउन और BD का मतलब ब्रॉड डाउन। तो प्रीवियस मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो फर्स्ट को बैलेंस जो आया ये ओपनिंग बैलेंस आया और 31 को जो लिखा हुआ ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस तरह से लेजर की बैलेंसिंग भी की जाती है और इसी तरह से आप कैश बुक की बैलेंसिंग भी करते हैं। तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट भी किसी को नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नोट्स भी लिखे हुए हैं। जिस तरह से हमने अभी कैश बुक बनाई है और जो डिटेल्स हमने डिस्कस किए हैं वही चीज़ें यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। पॉइंट नंबर 3 पे लिखा भी हुआ है डेबिट साइड इज़ बिगर और इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड सिंस पेमेंट्स कैन नॉट बी मोर देन अवेलेबल कैश। तो पेमेंट्स कैन नेवर बी मोर देन द कैश दैट इज़ अवेलेबल विद अस। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 करने के बाद अब सभी स्टूडेंट्स एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 2 अच्छे से कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप अपने आप बहुत ईजिली देख सकते हैं, कोई भी बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रांजैक्शन इसमें नहीं है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 करने के बाद बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, बार बार वीडियो को देख लें, कंसेप्ट को समझ लें और उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा, जो क्वेश्चन आप लोग अभी करेंगे और उसकी पहले प्रैक्टिस कर लें, तब हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक को डिस्कस करेंगे। तो सिंगल कॉलम कैश बुक सिर्फ हमको एक कैश बुक का कंसेप्ट माइंड में डेवलप कर देता है। मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक से ही आएगा। तो हमको अगर सिंगल कॉलम कैश बुक का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक समझने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो वीडियो को अच्छे से देख लें और इलस्ट्रेशन नंबर 1 करने के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 सभी स्टूडेंट्स अपने आप करेंगे और फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन मैं बता दूंगा, उसको भी सभी स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।